नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपनी इस तैयारी की श्रृंखला को और आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम भौतिक भूगोल की बातें करेंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और जो कि है वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने अपने पिछले पार्ट में बात की थी टेम्परेचर की, और टेम्परेचर, प्रेशर, फिर उसके बाद विंड, इन तीनों को करने के बाद में ही जब हम मानसून करेंगे तो हमको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी बातें। तो इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे वायुदाब की। थोड़ा सा ये लंबा पार्ट होगा क्योंकि एक पार्ट में ही इसको समाप्त करना ज़रूरी है, डबल पार्ट में करने में थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाएगा, तो इसलिए इसको इसी पार्ट में एक साथ में पूरा करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है वायुदाब। फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर हम जैसे बात करते हैं वायुदाब की या वायुमंडलीय दाब कह लीजिए, तो इसकी खास बात क्या है। वायुमंडलीय दाब जो है ये एक तरह से परिणाम होता है, ये कारण होता है तापमान का। ठीक है, तापमान के कारण ये जनित होता है, एक तरह से समझिए। तापमान के कारण ये वायुदाब जनित होता है और इसका जो परिणाम होता है वो पवन होता है, समझिए। ठीक है, और इसका जो मापन एक तरह से हम करते हैं, इसका जो हम मापन करते हैं वो मुख्यतः किस में किया जाता है। इंच में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, पाउंड में करते हैं, मिलीबार में करते हैं। इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में इसका किया जाता है। और ये जो मिलीबार इकाई है ये सर्वाधिक मान्य इकाई है, इसकी सर्वाधिक मान्य इकाई है। और इसको मापने के लिए आप जानते हैं कि बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, जो दो टाइप का होता है। एक एनीरॉयड बैरोमीटर होता है, एनीरॉयड बैरोमीटर होता है, और एक फोर्टिस बैरोमीटर होता है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब वगैरह क्या होता है, किस तरीके से इसका परिवर्तन होता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या चीज़ है। वायुमंडलीय दाब क्या चीज़ है, तो इसको अगर साधारण सी भाषा में अगर समझना है ना, तो आप अपने सर को ले लीजिए, आप अपने सर को ले लीजिए, और आपके सर के ऊपर क्या है, वायुमंडल। आपके सर के ऊपर क्या है, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या संगठन हमने देखा था लास्ट बार पार्ट में अपने, जलवाष्प देखा था। क्या देखा था, जलवाष्प देखा था। साथ में और क्या देखा था हमने, धूलकण देखे थे। क्या देखे थे, धूलकण देखे थे। और क्या देखे थे, गैस देखे थे। तीनों भार लगाएंगे, तीनों मिलकर आपके सर पे भार लगाएंगे। तीनों वायुमंडल के संगठन आपके सर को भार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ। और ये क्या, कैसे भार लगाएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये आकर्षित होते हैं। जी से ये आकर्षित होते हैं, गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये आकर्षित होते हैं और आपके सर पे क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो भार जिस तरह से जो लगाते हैं, तो कहने को तो मैंने सिर्फ ऊपर से बता दिया, ठीक है, लेकिन ये भार हर डायरेक्शन से लग रहा होता है। ये भार हर डायरेक्शन से लग रहा होता है। तो ये जो वायुमंडल का जो भार लगता है शरीर के ऊपर या कहीं पे भी, किसी भी स्थान पर जो ये वायुमंडलीय भार लग रहा होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम वायुदाब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल के संगठन की अगर हम बात करें, तो इसका दबाव या भार ही क्या है, वायुदाब है, वायुदाब है, या वायुमंडलीय दाब जो आपको कहना है वो आप कह दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको जनरली मिलीबार में या फिर इंच में नापते हैं, और जनरल जो है वो मिलीबार ही है, मिलीबार या इंच वगैरह में नापते हैं। आप मिलीबार में हम इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वायुदाब क्या होता है आप समझ गए ना।
कि समझ लीजिए यहाँ पे पर्सन कोई है या कोई सामान ही रखा हुआ है, तो इस पर वायुमंडल के संगठन इस पर जो प्रेशर डाल रहे होंगे तो वो सारा क्या होता है, वही वायुदाब होता है। जैसे अगर आप किसी खुले मैदान में खड़े हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप खुले मैदान में खड़े थे और आपके ऊपर सर्टेन प्रेशर लग रहा था, आपके ऊपर सर्टेन प्रेशर लग रहा था, वायुमंडलीय दाब फील हो रहा था। फिर आप चले गए अपने कमरे के अंदर और वहाँ पे भी आपके ऊपर क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो जितना यहाँ पे होगा ना प्रेशर, उतना ही यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं कि आप कमरे में चले गए और वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें छत का रोल उतना नहीं आता है। यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। तो वायुमंडलीय दाब अगर आप खुले में रहिए या फिर कहीं पे किसी कमरे में रहिए, वो लगेगा बराबर ही, ठीक है। तो इस तरीके से वायुमंडलीय दाब क्या होता है हमने देख लिया। तब अगर हम उसके बाद में अगर हम जब जाना चाहते हैं अब, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। किस चीज़ प्रभावित करते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से कारक इस तरीके से हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करते हैं, ठीक। हमने जैसे अपने पिछले पार्ट में भी क्या देखा था, ये ऐसे है सन, सूरज मामा यहाँ पे हैं, ठीक है। सूरज मामा अपनी किरणें भेज रहे हैं पृथ्वी को अपनी किरणें भेज रहे हैं। तो जो बच्चा सीधा साधा क्लास में बैठा था उसको जल्दी एकदम सीधे सीधे भेज दिया, जो ज़्यादा 30 मरखाई कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, टेढ़े मेढ़े था, उसको तिरछी तिरछी किरणें मिली। तिरछी तिरछी किरणें किसको मिली, जो ज़्यादा टेढ़े मेढ़ों के इधर उधर भाग रहा था, जो शांति से बैठा था उसको सीधी किरणें मिली। तो जब इसको सीधी किरणें मिल रही हैं, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, है कि नहीं, बताइए। हाँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे हवा ज़्यादा हुई, तो जो हवा आई यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ की हवा जो रहेगी वो हो जाएगी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये हवा, यहाँ पे जो हवा रहेगी वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, सीधी आ रही हैं। और गर्म होकर हवा क्या होती है, संवहन रूप में क्या करती है, ऊपर उठती है। हवा हो गई गर्म, और संवहन रूप में क्या हुई, ये संवहन के रूप में क्या हुई, ऊपर उठी, संवहन रूप में ये ऊपर उठी। तो जब ये संवहन रूप में ऊपर उठी, तो यहाँ पे जो ये वायु वगैरह है प्रेजेंट में, उस समय में उसका भार इस स्थान पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वायु भार लगेगा वो कम लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो हवा थी वो तो कुछ ऊपर मूव कर गई। तो एकदम से उसी पॉइंट समय पे अगर आप देखते हैं तो भले इधर की हवा जिसमें मूव कर जाती है वो सब अलग चीज़ है, लेकिन तुरंत क्या हो रहा है, तुरंत में तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो यहाँ पे वायु कम हो गई, और जब वायु कम हो गई तो मतलब उसके संगठन का द्वारा जो भार लगाया जा रहा था, जो दाब लगाया जा रहा था, वो यहाँ पे कम हो गया। तो अगर जहाँ पे हाई टेम्परेचर था वहाँ पे बन गया क्या, लो प्रेशर। और इसी तरह से यहाँ पे जो लो प्रेशर था, यहाँ पे क्या रहा, हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जहाँ पे लो टेम्परेचर था वहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप, कि जो प्रेशर है, जो दाब है, वायु दाब है, और जो तापमान है, उनमें एक दूसरे का इन्वर्सल प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनमें, ठीक है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा, हाई टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। और जहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, हाई, मतलब लो टेम्परेचर है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक संबंध हुआ किसमें, प्रेशर और टेम्परेचर में, ठीक है। और दूसरा आप इसी से समझ सकते हैं कि दूसरा जो कारक प्रभावित करता है, क्या करता है, वायुमंडलीय संगठन, ठीक है, वायुमंडलीय संगठन। तो वायुमंडलीय संगठन क्या है, जानते हैं कि जो वायुमंडल का भार लग रहा है, दाब लग रहा है, वही तो प्रेशर है ना, वही तो प्रेशर है जो वायुमंडल भार और दाब लगा रहा है। तो जहाँ पे संगठन ज़्यादा होगा, जहाँ पे संगठन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा भार लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर संगठन ज़्यादा है, वायुमंडल संगठन ज़्यादा है तो ज़्यादा भार होगा, ऑब्वियस सी बात है वो,
तो दूसरा कारक ये हुआ। तीसरा कारण थोड़ा सा नोट करने वाला है, तीसरा कारण थोड़ा सा नोट करने वाला है। अब मान लीजिए थोड़ा सा आप ऊंचाई की बात करिए, आप थोड़ा सा ऊंचाई की बात करिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, यही हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया और यहाँ पे नीचे आपका है सी लेवल, सी लेवल, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे जैसे जब आप सी लेवल पे होते हैं तो आपका लगभग ये मिलीबार में 1013 के अप्रॉक्स में प्रेशर होता है, 1013 मिलीबार के अप्रॉक्स में प्रेशर होता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपका ये प्रेशर जो होता है घटता चला जाता है, ये प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही आपका प्रेशर घटता जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना के दिखाते हैं तो वायुमंडल के जो संगठन हैं, जो हमारी गैसेस हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं डस्ट हैं, जो हमारे वेपर हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा भार लगा रहे हैं, उनको ज़्यादा वो मिल रहा है स्पेस लगाने का। और उसी कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिलेटिवली कम हो रहा है, यहाँ पे इनको ज़्यादा वायुमंडलीय दाब मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। इसी कारण से जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा पिछली क्लास को अगले स्लाइड में याद करिए, पिछले भाग जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा याद करिए। टेम्परेचर क्या होता है, हाइट पे जाने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है, हाइट पे जाने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है। और हाइट पे जाने पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे T प्रोपोर्शनल टू P आया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, हमने थोड़ी देर पहले देखा था T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब मास्टर साहब पूछे बताओ दोनों में क्या सही। अब बताइए आप, एक तो ये भी है, एक तो ये भी है, एग्ज़ाम में ये भी आया है, एग्ज़ाम में ये भी आया है, आपको एक ही चूज़ करना है। बताइए किसको चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे आप, हाँ ठीक है। तो हमको चूज़ ऐसे में ऐसे को करना होगा जो इसमें से एक है अपवाद, और उस अपवाद को हमको हटाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हटा देते हैं हम। एक ये हैं एक तिवारी जी, ठीक है, और ये भी हैं तिवारी जी। ये तिवारी 1 है और ये तिवारी 2 हैं, 1 और 2। और ये 1 जो हैं बड़े हैं और ये 2 जो हैं वो छोटे हैं। और दोनों कौन हैं, सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, ठीक है। ये लोग गए थे एक शादी में, वहाँ पे इनको मिली 2 बहनें, एक ये थी, एक ये थी और दूसरी ये थी। समझ लीजिए मिश्रा जी के यहाँ इनको 2 बहनें मिली, ठीक है। मिश्रा जी के यहाँ 2 बहनें मिली और ये लोग रहने वाले थे इलाहाबाद के, ठीक। और इस तरीके से ये तो तिवारी जी थे, तो ये लोग क्या किए, दोनों पसंद आ गई। ये मान लीजिए 1 मान लीजिए इनको, इनको 2 मान लीजिए। तो 1 से शादी कर लिए और 2 से शादी कर लिए, ठीक है। 1 से शादी कर लिए और 2 से शादी कर लिए, कर लेने दीजिए, शादी करनी उनकी इच्छा थी, कर लिए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जब ये अपने ससुराल आ गए, जब ये अपने ससुराल आ गए तो 1 और 2 में, जो 1 है वो बड़ा है, ठीक है। तो 1 और 2 में कौन सा रिश्ता रहेगा। और जब लड़की अपने ससुराल आ गई और जब ये तिवारी जी अपने ससुराल में गए दूसरे में, लड़की के यहाँ, मतलब लड़की के यहाँ जब ये गए
तब 1 और 2 डैश को यहाँ भी ले लीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 डैश में और 1 और 2 डैश में यहाँ कौन सा रिश्ता हुआ, यहाँ पे 1 है जेठ जी, ठीक है, और यहाँ पे 1 है कौन, जीजा जी, यहाँ पे हैं जेठ जी और यहाँ पे हैं जीजा जी। तो नॉर्थ इंडिया में इलाहाबाद, लखनऊ, उखनऊ की तरफ क्या होता है, जो जेठ लोग होते हैं, जो जेठ लोग होते हैं उनके छोटे बहन की जो वधू, छोटे भाई की जो वधू होती है उनको टच वच नहीं करती है, उनसे दूर दूर रहती है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो टच ना हो तो काम ही नहीं चलेगा, यहाँ पे टच ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार किसी की कोई फंक्शन वंक्शन पड़ा तो चले गए ये यहाँ पे अपने ससुराल में 1 साहब। तो जब वहाँ पे चले गए तो खूब हंसी खिलाई चल रही थी 1 और 2 डैश में। तो बगल में एक लौंडा बैठा हुआ था, लड़का एक बैठा था। वो लड़का पूछा कि क्या भैया वहाँ पे तो एकदम से टच नहीं करते हो, यहाँ पे टच किए जा रहे हो। तो पूछे कि कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हम तो ज़्यादा समय तो वहाँ रहते हैं ना, इसलिए वो वाला क्या हुआ, वहाँ पे हम ये वाला संबंध निभाते हैं, और यहाँ पे हम कम समय रह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला संबंध निभा रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे एक्चुअल में आप कौन सा मानोगे, जहाँ पे ज़्यादा समय तक रह रहे हैं वही वाला मानोगे ना, ये कम समय वाला ही है, ये ऐसे ही है टाइम पास वाला, इसको अलाउड नहीं है, ये नहीं माना जाता, ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। और एक्चुअल में क्या है, ये यही है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इस तरीके से ही जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P जो है ना, एक्चुअल में हमारा यही है, इसी को माना जाता है। और ये एक एक्सेप्शन हाइड का केस है। जैसे ये वाली कहानी है कि ससुराल वाली, सेम वही चीज़ है कि ससुराल में चले गए तो यहाँ पे खाली वो मिलने के लिए जा रहे हैं हाइट पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी एक्चुअल में यही वाला रिलेशन रहेगा, यही वैलिड रहेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे ज़्यादा समय तक तो भाई 2 डैश ज़्यादा समय तक यहीं रहेगी ना, अपने ससुराल में ही, वहाँ पे तो कभी कभार ही जाएगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे चलता है। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या संबंध है, तो 1/P का संबंध है, ठीक है। तो चलिए एक और हमारा चीज़ क्लियर हुआ, तो टेम्परेचर और प्रेशर में हमारा रिलेशन हो गया क्लियर, ठीक। अब ऊंचाई के साथ तो हमने देख ही लिया, ऊंचाई के साथ हमने देख लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब चौथा के कारण आता है, जब पवन वगैरह हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे मूव कर रहा है, लेकिन पवन कहीं मूव कर रही, विंड कहीं मूव कर रही, कहीं चक्रवात आ रहा है, तो वो वहाँ का वायुमंडल का जो संगठन होगा उसको क्या करेगा, गतिशील कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे वायु आराम कर रहा था, आराम से सो रहा था, दबाव लगाए हुए था, यहाँ से पवन आया, लेके चल दिया, चलो भैया तुम चलो चलो चलो, ये लेके चला गया। तो यहाँ पे भार क्या हुआ, कम हो गया ना एकदम से यहाँ वाला। तो जो पवन और चक्रवात होते हैं, इनकी जो गति होती है, ये क्या करते हैं, वायुमंडल को ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा जो मानव जनित कारक होते हैं, जो मानव जनित कारक होते हैं, जो मानव जनित कारक होते हैं ना, वह भी प्रभावित करते हैं इसको। कैसे करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये प्रभावित कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, ये बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। उसके बाद में सैटेलाइट आप लॉन्च करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, डस्ट निकलता है, डस्ट की मात्रा बढ़ती है। और उसके बाद में वेपर इंक्रीज, तो भाई साहब हो ही रहा है समुद्रों से, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि ये कारक हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे कुछ पॉइंट्स और हम देखते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ऐसे 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 यहाँ पे हैं आप, ठीक है, आप जाने लगे हाइट पे, जा रहे हैं, यहाँ पे आप थे, बहुत अच्छी सी एक नई आपने शर्ट पहनी
और आप चल दिए ऊपर, चल दिए ऊपर। और हाँ, शर्ट की जेब में ना एक अच्छी सी नई वाली पेन भी रखी, फाउंटेन पेन, ठीक है। उसको लेके आप चल दिए, और जब ऊपर गए, यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पूरी शर्ट ख़राब हो गई है और फाउंटेन पेन की स्याही उसमें हो गई है फैल। स्याही पूरी आपके शर्ट पे फैल गई। अब क्यों फैली वो, बताइए। और इसलिए फैली कि जब ऊपर में गए तो आपके जो पेन है ना, जो पेन है आपका, उसके अंदर का प्रेशर तो ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है वो तो क्या हो गया, कम हो गया। वो क्या हो गया, कम हो गया। हाइट पे जाने प्रेशर घट रहा था, तो क्या हुआ कि जो लिक्विड था वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो कर गया और पूरी आपकी शर्ट को ख़राब कर डाला, ठीक है। और ऐसे ही जब थोड़ी दूर जब आप और ऐसे चलते चले जाएंगे तो देखेंगे कि जो आपके यहाँ पे नोज़ थी, नोज़ से आपके खून बहने लगा, ब्लड निकलने लगा, और वो भी इसीलिए हुआ। उसका भी सेम रीज़न, आपका प्रेशर अंदर में जो ब्लड का प्रेशर था वो था ज़्यादा और बाहर का हो गया प्रेशर कम, क्रिएट हो गया प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से अंदर का खून आ गया बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपको भूख लगी और आपने वहीं पे किसी तरह से आग उग जलाया, यहीं पे आपने आग उग जलाया एकदम से और खाना बनाने के लिए बैठ गए। जब खाना बनाने के लिए आप बैठ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि पानी उबलता जा रहा है लेकिन आपका चावल पक ही नहीं रहा है, दाल पक ही नहीं रही है। तो उसका कारण ये है कि चावल या दाल को पकने में जब ये नीचे यहाँ पे मान लीजिए पक रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब ऊपर आप जाते हैं तो टेम्परेचर तो हो जाता है कम, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया कम, और वो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलने लग रहा है। पानी उबल रहा है 90 डिग्री सेल्सियस पर और चावल को पकने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको लग रहा है कि आप चावल, पानी उबल रहा है, चावल पकेगा, लेकिन चावल क्या हो रहा है, उसी में यहाँ से वहाँ तैर रहा है, पक नहीं रहा है। तो इसी कारण से जो ऊपर में हाइट पे भोजन के पकने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो इस कारण से जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको बहुत समस्याएं होती हैं, सब बहुत चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। और ऊपर में वायुदाब कम होने का एक रीज़न भी क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या रहता है, हमारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है ऊपर में जाके एटॉमिक ऑक्सीजन मिलने लगती है, इससे भी हमारा प्रेशर हो जाता है कम, क्योंकि वायुमंडलीय भार वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी हो गई दाब के संबंध में थोड़ी सी चीज़ें कि दाब का किस तरीके से वितरण वगैरह हो रहा है हाइट के हिसाब से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, यहाँ से 30 मिनट के अप्रॉक्स में लगेगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कायदे से समझिएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहीं नहीं, मॉनसून में हर जगह एक डे टू डे लाइफ में जो ज्योग्राफी की एक्टिविटी उसमें आपको प्रभावित करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, वही सबसे कठिन काम है। देखते हैं जो भी बन जाए, जैसा भी, ठीक है। चलिए जो भी बना। देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब पेटियाँ, ठीक है। वो हम देखेंगे वायुदाब पेटियाँ क्या हैं और किस तरीके से क्षैतिज वितरण होता है वायुदाब का। अभी तो हमने हाइट के हिसाब से देख लिया, अब ध्रुवों से पोल की तरफ जब जाते हैं तो किस तरीके से, इधर भूमध्य रेखा से जब पोल की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से वितरण हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 0 डिग्री पर आपका क्या होता है, विषुवत भूमध्य रेखा होती है, फिर आपकी यहाँ पे कर्क रेखा ऐसे आ जाती है, फिर यहाँ पे ऐसे आपकी आर्कटिक आ जाता है, नीचे मकर आ जाती है, अंटार्कटिक आ जाता है इस तरीके से, और यहाँ पोल हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसको जानते ही आप, ठीक। तो और उसके बाद में यहाँ पे 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, एक बड़ा सा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, साफ। देखिए एक सर्कल थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, और एक लाइन यहाँ पे खींची, ठीक है।
ये हमारा है 5 डिग्री नॉर्थ की, ये हमारा 5 डिग्री साउथ का, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक लाइन हमने खींचा, अक्षांश देशांतर वगैरह तो सब आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो उसका भी एक वीडियो हम डाल देंगे, अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा एक है 30 डिग्री नॉर्थ और ये 35 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से नीचे भी क्या होगा, 30 और 35 और 30 डिग्री साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर में चले गए इसलिए, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर अगर हम जाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा और जाते हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा और जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर में हमारा ये हो गया 65 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे हो गया हमारा 60 डिग्री साउथ, और ऊपर में यहाँ पे हमारे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो इसमें ये वाला जो हमारा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का जो होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर, क्योंकि पोल के पास में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, लिख दिया हमने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर हम बदलते हैं, कुछ और लेते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की, अगर मान लीजिए ऊपर, इसको आप समझ लीजिए कि एक ग्लोब समझिए, ग्लोब के ऊपर में आप, जहाँ पे आप कॉपी पे आप पेन रखे हैं, पेन के थोड़ा सा हाइट पे उठा लीजिए कॉपी से, और मान लीजिए कि कुछ हाइट पे आप पेन रख दीजिए, पेन रखिए और सोचिए कि वहाँ पे सूरज है। तो सूरज से जो किरणें आती हैं वो ज़्यादातर समय इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही रहा करती हैं, ज़्यादातर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही रहा करती हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे हमेशा ज़्यादातर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है, यहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, हवाएं यहाँ से गर्म हो जाती हैं। और ये गर्म होके, जैसे आप अपनी कॉपी पर से पेन उठाइए, वैसे ही समझ लीजिए पृथ्वी पर से हवाएं उठती हैं ऊपर में। कैसे उठती हैं, आप कॉपी पे पेन रखिए, ऐसे पेन रखिए और पेन उसके बाद ऊपर उठाते जाइए, तो ऐसे ही हवाएं उठती हैं। और ये यहाँ से, ये वाले एरिया से, यहाँ से 5 डिग्री साउथ से, नॉर्थ से साउथ के बीच में हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। ये समझ लीजिए हम इधर ऊपर की तरफ उठा रहे हैं इसको, यहाँ पे ये ऊपर उठती हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ऊपर उठने के बाद ये लगभग क्षोभ सीमा तक जाती हैं, ये क्षोभ मंडल तक में 12 किलोमीटर तक की हाइट तक ही जाती हैं, 11-12 किलोमीटर तक की हाइट तक, ठीक है। क्षोभ सीमा तक 11-12 किलोमीटर तक की हाइट तक ये जाती हैं, 11 से 12 किलोमीटर तक। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से जाने के बाद में जैसे जैसे ऊपर उठ रही हैं, गर्म होने से उठ रही थी, ऊपर जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। जब ठंडी हो जाती हैं तो कोशिश करती हैं कि हम आ जाएँ नीचे। जैसे ही नीचे आने की होती हैं तो देखती हैं नीचे वाली तो और धक्का दिए पड़े, ऊपर ही जाओ जाओ जाओ, नीचे जगह नहीं है। तो क्या होना पड़ता है, ये यहाँ से इधर में घूम जाती हैं कुछ, और कुछ इधर घूम जाती हैं, ठीक है। तो इधर ये घूम गई, कुछ उधर भी गई, हम एक ही साइड का दिखा रहे हैं, दोनों साइड का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। मान लीजिए ये इधर घूम गई और ये घूमते घूमते पहुँच जाती हैं यहाँ पे 30 से 35 तक वाले में। कहाँ तक पहुँच गई, 30 से 35 वाले में। अब जब 30 से 35 वाले में पहुँच गई तो अब ये सोच रही हैं कि हम नीचे उतरेंगे, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा इस चीज़ को नीचे उतरने तक इनको यहीं पे रोकिए, लेकिन कह दीजिए थोड़ा सा आप विश्राम करिए और हम लोग चलते हैं एक थोड़े से और चीज़ों में, कॉन्सेप्ट में। अब वो कॉन्सेप्ट में क्या हम जाते हैं कि मान लीजिए कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो होती है वो घूम रही है ना लगातार, पृथ्वी लगातार घूमती तो जा रही है, और जब पृथ्वी घूमती जा रही है तो उससे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, केंद्राभिसारी बल लगता है, ठीक है। और उस केंद्राभिसारी बल से क्या होता है कि हवाएं, केंद्राभिसारी बल, जैसे ये पृथ्वी मूव की, एक मिनट, इस कहाँ कर्सर कहाँ गया, तो इसमें क्या लगता है, केंद्राभिसारी बल लगता है। और ये जो केंद्राभिसारी बल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी केंद्राभिसारी बल की जो वैल्यू होती है, ये जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाते रहते हैं पोल की ओर, वो घटती जाती है, वो घटती जाती है, और भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू होती है जो वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब ये भूमध्य रेखा पर जब ये 60-65 पर इस जो बल होता है, केंद्राभिसारी बल जो लगता है, ये 60-65 पे जो लग रहा होता है, जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो 60 और 65 से भी ये हवाओं को उठा देता है। यहाँ पर केंद्राभिसारी बल जो होता है वो 60 और 65 से उठा देता है बल को, ठीक है। तो केंद्राभिसारी बल वहाँ से 60 और 65 से हवा को उठाया, तो ये जो यहाँ से हवा उठी वो भी गई 11-12 किलोमीटर तक गई, और वो भी क्या करती है, इधर घूमी और इधर घूमी, दोनों तरफ वो भी घूमती है। जैसे ये इधर से इधर घूम रही थी, वैसे ही 60 और 65 की हवा भी दोनों साइड में घूमती है। और जब ये दोनों साइड में घूमती तो यहाँ वाली भी, इधर वाली हवा भी 30-35 पर आती है, और इधर वाली हवा भी 30-35 पर आती है। और जब ये दोनों 30-35 पर आती हैं, तो जब ये दोनों आ रही होती हैं तो क्या करती हैं, ये दोनों यहाँ पे आपस में टकरा जाती हैं, दोनों आपस में टकरा जाती हैं, जो इधर वाली आती हैं और इधर वाली आती हैं, और दोनों क्या करती हैं, नीचे उतर जाती हैं, ठीक है। अब यहीं पे एक और चीज़ को देख लीजिए, हमने क्या किया, जो भूमध्य रेखा से उधर की ओर बढ़ रहे थे तो केंद्राभिसारी बल ही तो इसको उठाया था ना ऊपर, तो केंद्राभिसारी बल तो 30 और 35 पे भी रहेगा ना, तो यहाँ भी तो उठाना चाहिए ना, इसको यहाँ भी तो उठाना चाहिए। तो होता क्या है कि ये सब चीज़ें तो एक साथ में ही हो रही हैं, तो ये जब यहाँ से जैसे ही उठने की कोशिश कर रही होती है, यहाँ और यहाँ वाली जो आई रहती हैं, ये इसको कह देती भैया ऊपर मत आओ, चुपचाप नीचे चलो। ये दो यहाँ पे दो एक पे भारी पड़ जाती हैं समझ लीजिए, और उसको चुपचाप इनको नीचे कर देती हैं, और ये बेचारे यहाँ से नीचे पृथ्वी पर आके इधर मूव कर जाती हैं। ये कुछ एक पार्ट इधर आ जाता है, ऐसे 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 एक पार्ट इधर आ जाता है, और एक पार्ट चला जाता है ऐसे ऐसे इधर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बनाया हमने क्या, सर्कल, और हमने फिर क्या बनाया, 5-5 की लाइन बनाई, 5-5 की लाइन बनाई, और 5-5 से क्या किया हमने, हवा को गर्म किया, और गर्म करके हमने हवा को ऊपर उठाया, और ऊपर उठा के भेज दिया कहाँ, 30 और 35 पर, 30-35 पर भेज दिया। और 30-35 पे इसको भेज के कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, वैसे रुकी नहीं है, हम बताने के लिए कह रहे हैं। और ये हमारा क्या 5 डिग्री साउथ है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है, 30 नॉर्थ, ये 35 नॉर्थ, और ये 60 और 65, 60 और 65 है। तो यहाँ पे एक तो ये हुआ, और दूसरा जो भूमध्य सागरी वाली, जो भूमध्य जो कोरियोलिस क्या बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है भूमध्य रेखा से उधर की ओर जाते समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता जा रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अच्छी घूर्णन के कारण, जो केंद्राभिसारी बल लग रहा है, उसके कारण यहाँ से 60 और 65 से भी हवाएं उठी, और 60 और 65 से हवाएं उठ के वो भी यहाँ पे आई, और ये दोनों मिल गई। और यहाँ से जो केंद्राभिसारी बल उसको उठने के लिए कह रहा था कि फोर्स लगा के उठेंगे उठेंगे, उसको उठने नहीं दी, उसको बैठा दी चुपचाप कि तुम भी नीचे जाओ। और इस तरीके से यहाँ पे आके और यहाँ पे आके दोनों हवाएं यहाँ पे और यहाँ पे मूव कर गई पृथ्वी पर आकर। तो एक सेल यहाँ पे बन जाता है और दूसरा सेल यहाँ पे ऐसे बन जाता है।
एक ऐसे गया, ऐसे उतर के आ गया, और ये इधर से इधर आ गया, ऐसे उतर गया, ठीक है। तो ये वाली हवा जो ऊपर उठ के 12 किलोमीटर से यहाँ तक जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जेट। क्या कहते हैं? जेट कहते हैं, ठीक है। जो जेट का आप नाम सुनते होंगे तो वही है कि जो यहाँ से संवहनी हवा, और यहाँ से जो संवहनी हवा उठ के इधर गई 12 किलोमीटर तक, 11-12 किलोमीटर तक, और मूव कर रही है, वो हो गई जेट। और नीचे उतरने वाली जो आ गई, जो इधर भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, इसको कहते हैं ट्रेड, और इसको व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। और इधर वाली जो गई उनको कहते हैं पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे गई थी ना, वैसे ही एक पार्ट इधर आया और एक पार्ट इधर भी जाके ऐसे पोल पे आता है, और जब ये यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से इस तरह से पोल पर उतरती हैं, और यहाँ पे भी एक वो बन जाता है, सेल बनता है। तो इस तरीके से 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, टोटल 6 सेल बन जाते हैं। और इनका क्या बोलते हैं? ट्रेड क्या होता है हमने देख लिया, वेस्टर्लीज क्या होता है, और जेट क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। क्लियर हो गया ना क्या हुआ? ठीक। पहले क्या हुआ था हमारा? पहले हमारा क्या हुआ? सबसे पहले सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, सूर्य किरणें सीधी पड़ी। कहाँ पड़ी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ी, 5 के क्षेत्र में, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ पर। या इससे क्या हुआ? हवा गर्म हुई और उठी 11-12 किलोमीटर तक गई। 11-12 किलोमीटर के बाद 30-35 के लिए मुड़ गई, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ एंड साउथ। हम मान लीजिए यहाँ पे खाली नॉर्थ लिख रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब ये उतरने को हुई तो यहीं से जो ये कौन सा बल हमारा लग रहा था? केंद्राभिसारी बल से 60-65 से क्या हुआ? यहाँ से भी हवा उठी इस बल के कारण, और इस हवा उठ के क्या हुई? ये भी यहाँ पे पहुँची 30-35 पर। दोनों मिलकर क्या की? दोनों मिलकर आपस में टकराकर 30-35 पर हवा नीचे उतारी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से 30-35 पर एक गया किधर? फिर से 60-65 की ओर गया और एक गया किधर? 5-5 की ओर गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह से ये प्रक्रिया कंटिन्यू वे में चलती रहती है। और इस तरीके से ये हमारी ये तीनों बेल्ट होती हैं, और ये वाली यहाँ जो हवा होती है जो गर्म होकर उठ रही है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। और नीचे उतर कर जो ये इधर 5-5 की ओर चल रही है, ये हमारी क्या हो गई? ट्रेड हुई। ये वाली हमारी जेट हो गई थी, ये हमारी ट्रेड हुई, और ये हमारी वेस्टर्लीज हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और ये हमारे प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे अच्छा पूछा जाए कि 5-5 और 60-65 इन दोनों पे हमने क्या कहा था? लो प्रेशर बेल्ट लिखा था हमने, ठीक है, क्योंकि हवा क्या हो गई है? यहाँ पे उठ गई है। तो 5-5 वाली तो क्या हुआ कि सूर्य की किरणों से गर्म होके हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे थर्मल होता है, ये थर्मल है, तापीय है। और यहाँ वाला क्या है कि यहाँ वाला जो हमारा केंद्राभिसारी बल लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ये डायनेमिक हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा जहाँ से हमारा उठ रहा है वहाँ पे हमारा इसलिए लो प्रेशर हो गया, क्योंकि वहाँ से वायुदाब कम हो जाएगा। तो थर्मल हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो हमारा लगता है वो थर्मल बेल्ट होता है, और जो 60-65 पे होता है वो डायनेमिक बेल्ट होता है। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते क्या हैं कि हवा जो मुड़ी है उसका भी कुछ नियम होता है, उन नियमों को हमको देखते हैं थोड़ा सा। एक और चीज़ ITC-Z का आप नाम सुनते होंगे अक्सर, एक
ITCZ का आप नाम सुनते हो ना अक्सर। तो वो क्या होता है कि जैसे जब हवा ऊपर उठी थी तो इधर गई थी ना और इधर गई थी, तो जैसे दोनों जगह तो गई थी, तो जैसे 30-35 नॉर्थ से हवा इधर की ओर आ रही है, 30-35 नॉर्थ से इधर की ओर हवा आ रही है, वैसे इधर वाली हवा भी तो यहाँ पे जाएगी ना। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं तो हवा ऐसे आ रही थी, वैसे ही साउथ वाले में भी जो 30-35 से यहाँ पे हवा उतरेगी वो भी आएगी उधर, कहाँ पे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो दोनों जब यहाँ पे जिस क्षेत्र में पहुँचती हैं, जहाँ पे आपस में मिलती हैं, वही हमारा होता है ITCZ जोन। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ क्या होता है, समझ में आ गया ना। दोनों यहाँ पे उतरने के बाद जहाँ आपस में मिलती हैं, जिस जगह जिस एरिया में जो मिल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। और जो दूसरी चीज़ हमने अभी क्या देखा कि जब पृथ्वी पर हवा जो चल रही है, जब पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उससे क्या हवा पर क्या होता है, बल लगता है। जैसे हमने क्या देखा, हवा जो है यहाँ पे उतरी, हवा क्या हुआ, उतरी ना। तो हवा जो है उतरी जब, तो ये ऐसे ऐसे भी तो चल सकती थी, ऐसे ऐसे भी तो चल सकती थी ना, नीचे भी ऐसे उतर के ऐसे ऐसे चल सकती थी ना। लेकिन हमने कैसा डायरेक्शन दिखाया है, हमने ऐसा डायरेक्शन दिखाया है और ऐसा डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब पृथ्वी रोटेट कर रही होती है, जब पृथ्वी रोटेट कर रही होती तो उसके घूर्णन के कारण इन हवाओं पर भी डिफ्लेक्शन बल लगता है, ठीक है। इन हवाओं पर भी बल लगता है, जिससे क्या होता है कि ये अपने जो इनका पाथ होता है उससे थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं और तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। और इस फोर्स के बारे में पता लगाया था कोरियोलिस ने इस फोर्स के बारे में पता लगाया था, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होती हैं, जो ये हवाएं होती हैं ये घूम जाती हैं, ठीक है। और कैसे घूमती हैं वो बताया, उसका घूम तो ही जाती हैं, लेकिन जब उसका अध्ययन किया तो फेरोल ने उसका नियम बताया कि कैसे घूम रही हैं। फेरोल ने क्या किया, नियम बताया फेरोल ने। और फेरोल ने क्या नियम बताया कि जैसे जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हवा इधर आ रही है, तो यहीं पे आप खड़े हो जाइए, हवा की तरफ फेस करके अपना चेहरा कर दीजिए हवा की तरफ। हवा किसकी तरफ, चेहरा किसकी तरफ कर दीजिए, हवा की तरफ। और अपना हाथ आगे बढ़ाइए। और जब आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो दोनों हाथ जब खोलेंगे तो देखेंगे जो आपका दाहिना हाथ है उधर ही हवा घूम गई है। मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये हवा किधर घूम जाती है, अपने राइट साइड में, दाहिने। और जस्ट जब वो चलेगा साउथ हेमिस्फीयर में और हवा इधर से ऐसे जा रही थी और फिर इधर से हाथ फैला दिया देखने के लिए शाहरुख खान की तरह, तो जब हाथ फैला शाहरुख खान की तरह तो इधर से काजोल आई इस बार, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड में घूम गई, ठीक है। तो फेरोल का नियम क्या कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। और ऐसा इस तरीके से करना है कि हवा की डायरेक्शन में अपना फेस रख के घूमिएगा, देखिएगा। ऐसा नहीं कि पीट करके देखेंगे तो सारी कहानी हो जाएगी, ऊपर से देखेंगे। तो हवा की जगह अपने आप को रख दीजिए और उसको मूव करा दीजिए, ठीक। और आप किताबों में देखते होंगे एक और वर्ड अक्सर रहता है, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। देखिए ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, ये खास ये कुछ नहीं है। जो 30-35 है ना, जो 30-35 की पेटी थी वहाँ पे हवा नीचे उतर रही थी। तो पहले क्या होता था कि घोड़ों का व्यापार बहुत होता था समुद्रों के मार्गों से, ठीक है। तो क्या होता था, जब लोग मूव कर रहे होते थे तो क्या करते थे कि यहाँ पे घोड़ों को छोड़ देते थे, समुद्र मार्ग में, समुद्र में उतार देते। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हवाएं चल रही हैं
ऐसे ऐसे हवाएं चल रही हैं, उसके साथ में घोड़े तेजी तेजी अपने आप चलते रहते, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड, और बेसिकली ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए ही है। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आप जाते हैं, कभी आप ग्लोब या मैप वगैरह जब देखिए तो आप देखेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा देश हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा महासागर हैं। ठीक है, महासागर हैं। तो इसीलिए जब साउथ हेमिस्फीयर में जब पवन मूव करती है तो बहुत आवाज़ बढ़िया से करती है। तो इसी तरह से देखा गया है कि जिस तरह के आवाज़ों को अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे जब 40 डिग्री पर जब ये होती हैं साउथ हेमिस्फीयर में, तो ऐसा लगता है कि शेर दहाड़ रहा हो, तो इनको बोला गया रोरिंग फोर्टीज़। और जब ये 50 डिग्री पे होती हैं, साउथ का है ये, नॉर्थ का नहीं, जब 50 डिग्री पर होती हैं तो लगता है कि हवा और तेज़ हो गया, इसको बोलते हैं फ्राइटनिंग 50s। ठीक है, और जब 60 डिग्री पे होती हैं तो उसको बोलते थे चीखता 60, स्ट्रेकलिंग 60s। और ये सब कहाँ पे हैं? साउथ में, क्योंकि वहाँ पे महासागर ज़्यादा हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत आराम से फ्रीली खूब आराम से मूव करती हैं। ठीक है, इसके बाद जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो एक बॉयल्स महोदय थे, उन्होंने भी आए और थोड़ा सा एक नियम उन्होंने भी दे दिया। बॉयल्स उन्होंने भी एक नियम दे दिया, उनका भी नियम देख लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जिधर से हवा आ रही है उधर खड़े हो जाइए। ठीक है, किसी स्थान पर खड़े होकर जिधर से हवा आ रही है उधर खड़े हो जाइए। और इन पहले वाले ने क्या कहा था, अपने चेहरे को उधर रखिए जिधर हवा जा रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि पीठ कर दीजिए। किधर कर दीजिए? जिधर से हवा आ रही है उधर अपनी पीठ खड़ी कर दीजिए। ठीक है, और तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर इन्होंने भी कहा कि शाहरुख खान की तरह अपना हाथ खोलिए, और जब आप हाथ खोलेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा इन्होंने बताया, और साउथ में क्या होगा। नॉर्थ में इन्होंने कहा कि जब आप जिधर से हवा आ रही है उधर आप पीठ करके खड़े हो जाइए, और जब आप हाथ खोलेंगे तो आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ आपके राइट साइड में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और लेफ़्ट साइड में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मतलब दाहिने साइड में आपके उच्च वायुदाब मिलेगा और बाएं साइड में आपके निम्न वायुदाब मिलेगा। कब मिलेगा? जिधर से हवा आ रही है उधर आप पीठ खड़े कर दीजिए, और जस्ट साउथ में जब चले जाएंगे तो इसी का रिवर्स कर दीजिए। साउथ में राइट में आपका निम्न हो जाएगा, और लेफ़्ट में आपका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई। और नेक्स्ट पार्ट में अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे विंड की। विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विंड ख़त्म करने के बाद में हम फिर मानसून देखेंगे कि किस तरीके से भारत का मानसून है, और मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट यहाँ की मृदा है, यहाँ की खेती है, यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो सारी चीज़ें तो उसी पे डिपेंडेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच सके, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।